माधवी ने अपना पूरा जीवन जिस तरह व्यतीत किया, किसी भी औरत के लिए बहुत ही असहनीय होता है। माधवी का जब जन्म हुआ था, तभी से उसने संसार ने दुख ही दुख दिए थे। अब तो उसका इन दुखों से जन्म जन्म का नाता हो गया था। दुख तो उसके जीवन में स्वयं के साये की तरह उसके साथ ही रहते थे। उसकी कहानी ही बहुत अजीब थी। जब माधवी की माँ सावित्री की शादी होकर आई थी, तब उसकी ससुराल में उसका स्वागत ढोल नगाड़ों व आरती से किया गया था। सावित्री ने सोचा था कि उसके ससुराल के सभी लोग बहुत अच्छे हैं और उसका जीवन सुखपूर्वक कट जाएगा। समय बीत रहा था, इसी बीच सावित्री गर्भवती हो गई। उसकी सास ने बहुत खुशियां मनाई। उसकी सास को सबसे अधिक खुशी इस बात की थी कि अब वह दादी बन जाएगी। सावित्री की सास मंदिर में जाती और भगवान से एक पोते के लिए अरदास करती, परंतु भगवान ने तो कुछ और ही लिख रखा था और सावित्री के एक बेटी ने जन्म ले लिया। बेटी के जन्म लेते ही घर की सारी खुशियों का पिटारा टूट पड़ा और सावित्री पर तो मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। अब उसकी सास उसके साथ जानवरों जैसा व्यवहार करने लगी। उसकी सास का असली चेहरा नजर आने लगा। सावित्री की तकदीर में घोर अंधेरा छाने लगा। अब उससे कोई भी प्यार से बात नहीं करता। उसके पति भी प्यार से बात नहीं करते थे। बेटी का नाम माधवी रखा गया। माधवी की दादी ने उसको कभी भी दो शब्द प्यार के नहीं बोले थे। हमेशा वह उसको डांटती रहती थी। सावित्री दोबारा माँ बनने को हुई। इस बार उसके बच्चे का लिंग चेक करवाया तो लड़की आने पर उसका गर्भपात करवा दिया। ऐसा 2-3 बार हुआ। अब सावित्री ने माँ ना बनने का कसम उठा ली। माधवी की दादी उसको स्कूल भेजने को तैयार नहीं थी। सावित्री ने बहुत कोशिश करके उसे स्कूल में दाखिल करवाया था। माधवी पढ़ने में सबसे अव्वल आती थी, लेकिन इससे केवल सावित्री को ही खुशी होती थी और कोई भी खुश नहीं होता था। इसी बीच सारे नियम कानून तोड़कर सावित्री के पति की दूसरी शादी कर दी गई, क्योंकि इस परिवार को एक वारिस चाहिए। और अब सावित्री की सौतन आ गई। सावित्री ने उसे अपनी छोटी बहन मानकर ही उसकी इज्जत की थी। माधवी जैसे जैसे बड़ी हो रही थी, उसकी समझ में सब आ रहा था। उसके सामने जब उसकी माँ को बेइज्जत किया जाता, उसे बहुत दुख होता था, परंतु वह कुछ कर नहीं सकती थी। सावित्री की सौतन की भी बेटी ने ही जन्म लिया, जिससे उसकी सौतन का भी वही हाल होने लगा। समय का पहिया दौड़ता ही जा रहा था और माधवी 10वीं क्लास में पहुंच गई। उसने अपनी माँ की जो हालत देख रही थी, उससे उसने खूब मेहनत की और वह स्कूल में सबसे टॉप पर आई। बाहर के सभी लोग माधवी को बधाइयाँ दे रहे थे, परंतु उसकी दादी बोल रही थी कि क्या करेगी टॉप करके, उसे अंत में घर का चूल्हा ही जलाना है। माधवी ने आगे पढ़ने के लिए बहुत कोशिश की, परंतु नतीजा ढाक के 2 पात वाला ही निकला, अर्थात उसकी पढ़ाई बंद कर दी गई। माधवी की दादी ने उसकी शादी करने की जिद कर ली। अभी उसकी उम्र 18 साल की भी नहीं हुई थी, परंतु दादी के सामने कोई जवान भी नहीं हिला सकता था और अंत में माधवी की शादी एक 28-30 साल के युवक के साथ कर दी गई। शादी के बाद माधवी पहली बार ससुराल गई। माधवी तो अभी तक शादी का मतलब भी अच्छी तरह नहीं समझती थी, परंतु उसकी माँ ने बेटी को विदा करते समय शादी व ससुराल के संबंधों के विषय में समझाया था। माधवी को ससुराल में आने के बाद एक पल के लिए आराम नहीं मिल सका था, क्योंकि उसको देखने वालों का आना जाना लगा हुआ था। गांव की औरतें उसको देख देख कर तरह तरह की बातें कर रही थी। एक औरत बोली, विक्रम व इसकी जोड़ी तो नहीं मिलती है। दुल्हन के बाबू ने सोचा भी नहीं कि नन्ही सी कोमल जान को किसके हवाले कर रहा हूँ। दूसरी औरत बोली, जरूर पैसा खाया होगा, इस तरह की शादी बिना दलाली के नहीं हो सकती है। इनके बीच में कोई तो होगा जिसने दलाली ली होगी। एक अन्य औरत बोली, हमें क्या लेना है, दुल्हन के बापू की कोई तो मजबूरी रही होगी, नहीं तो कौन निर्दयी अपनी जान को ऐसे हाथों में सौंप देगा। एक औरत और बोली कि सुना है इसकी एक सौतेली माँ भी है घर में, उसकी और सास की चलती है। मालूम होता है इसकी सौतेली माँ ने ही दलाली खाई होगी। उन औरतों की बातें सुनकर माधवी व्याकुल हो रही थी। उसने अपने दोनों कान बंद करने की कोशिश करने लगी, परंतु माधवी के मस्तिष्क में उन औरतों की बातें घूम रही थी। वह उन बातों को जितना भूलने की कोशिश करती, वह बातें उतनी याद आती थी। आज माधवी की सुहाग रात थी।
उसे सुहाग रात से डर लग रहा था, जबकि हर लड़की अपनी सुहाग रात के सपने देखती है। इसके विपरीत माधवी का दिल व्याकुल हो रहा था। माधवी की एक जेठानी भी थी। वह माधवी को देखकर सोच रही थी कि यदि आज उसके देवर ने इसके साथ सुहाग रात मना ली तो उसका क्या होगा। अतः उसकी जेठानी मेनका आज इन दोनों के बीच में मजबूत दीवार खड़ी करना चाह रही थी। विक्रम सबसे पहले मेनका के पास एक आज्ञाकारी कुत्ते की तरह दुम हिलाता हुआ गया। वह भूखी शेरनी की तरह उस पर झपट पड़ी और उसे अपने साथ संबंध बनाने को मजबूर कर दिया। विक्रम मना करता रहा, परंतु वह तो पूरी तैयारी करके बैठी थी। उसके बाद मेनका ने जी भर कर शराब पिलाई। जब विक्रम पर नशा हावी हो गया तब वह उसे माधवी के कमरे में लेकर गई और बोली, लो देवरानी, संभालो अपनी अमानत, इसे ठीक से संभाल लेना, मैं चलती हूँ। विक्रम इतने ज़्यादा नशे में था कि वो ठीक तरह से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। माधवी ने उसको सहारा देकर खड़ा करने की बहुत कोशिश की, परंतु वह सफल नहीं हो सकी और विक्रम फर्श पर ही लेट गया। विक्रम के मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। माधवी को उल्टी आने लगी थी। उसने अपने ऊपर बहुत कठिनाई से काबू किया और थक कर बिस्तर पर बैठ गई। उसने विक्रम को उठाने के लिए भरकस प्रयत्न किया, परंतु वह सफल नहीं हुई और वह अंत में फर्श पर ही लेटने को मजबूर हो गई। क्योंकि पति फर्श पर लेटा हुआ है, तब वह बिस्तर पर कैसे सो पाती। माधवी को दिन की थकान के कारण मालूम नहीं कब नींद ने अपने आगोश में ले लिया। सुबह होने से पहले ही उसकी आँख खुल गई और वह बहुत ही कठिनाई से खड़ी हुई। उसका पूरा शरीर दर्द से दुख रहा था। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, सामने उसकी जेठानी खड़ी हुई मंद मंद मुस्कुरा रही थी, मानो उसको कोई मनचाही जीत मिल गई हो। शायद उसने कोई युद्ध जीत लिया हो। माधवी की जेठानी ने माधवी को अच्छी तरह से देखा और बोली, कैसी हो बहू रानी, कैसी रही ससुराल में पहली रात। माधवी जेठानी के व्यंग से पूर्णवाड़ जैसे शब्दों को समझ नहीं सकी, क्योंकि उसे क्या मालूम था कि रात के व्यूह की रचनाकार यही है। अब प्रतिदिन पहले दिन जैसा ही होता था। विक्रम रात को नशे में मदहोश होकर 12 बजे के बाद आता और आकर फर्श पर लुढ़क जाता। माधवी की जेठानी मेनका अपनी जीत पर खुशी मनाती थी। वह माधवी को पूरे दिन घर के काम में व्यस्त रखती थी। माधवी का पति विक्रम पूरी तरह से उसकी जेठानी मेनका के कब्जे में था। इसकी कहानी भी बहुत ही दिलचस्प है। मेनका बहुत ही सुंदर थी। उसकी सुंदरता के चर्चे उसके पूरे मोहल्ले में होते थे। मेनका ने भी अपनी शादी से पहले बहुत सपने देखे थे, परंतु उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ था। जब उसकी सुहाग रात थी, उसका पति आकर पूरी रात सोता रहा, तब उसे बहुत दुख हुआ था। अब तो रोजाना यही होता था। जब उसके पति का चेकअप करवाया गया तब मालूम हुआ कि वह नपुंसक है। इसके बाद चुपचाप उसका इलाज करवाया गया, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। मेनका ने तलाक लेने के लिए बोला, तब उसकी सास बोली, कोई बात नहीं बहू, मैं इसका भी उपाय बताती हूँ। अब तुझे मेरे कहने के अनुसार ही चलना होगा। ऐसा करने से घर की इज्जत भी रह जाएगी, तेरी भी इच्छा पूर्ति हो जाएगी। उसकी सास ने उसे अपने छोटे बेटे के साथ संबंध बनाने का सुझाव दिया। इस पर दोनों ने ही ऐतराज किया, परंतु घर की इज्जत का वास्ता देने पर दोनों मान गए और वही हुआ जो सास चाहती थी। मेनका 2 बच्चे की माँ बन गई। मेनका ने अपने देवर की शादी नहीं होने दी थी। सास को भी उसकी बात माननी पड़ी थी। कुछ दिन बाद उसकी सास स्वर्ग सिधार गई और विक्रम के पिता ने उसकी शादी चुपके से पक्की कर दी। जब इसका पता मेनका को हुआ तो उसने अपने ससुर से पूछा, मेरा क्या होगा। तब मेनका को बातों से बहलाकर अति शीघ्र शादी कर दी गई थी। अब मेनका को जब अपना पति दूर होता नजर आया तब उसने यह जाल बुन दिया और विक्रम को ऐसा फंसा दिया कि वह उससे बाहर निकल ही नहीं सकता था। माधवी बहुत परेशान रहने लगी। उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। वह विक्रम से बात करना चाहती थी, परंतु उसकी जेठानी दिन में काम में इतना व्यस्त रखती थी कि वह किसी से मिलना तो दूर स्वयं भी आराम नहीं कर पाती थी। माधवी की परेशानी सुनने वाला उस घर में कोई नहीं था। फोन तो हाथ भी नहीं लगाने देती थी। रात को विक्रम नशे में आता था और आकर फर्श पर ही लेट जाता था। अब हर रात को यही ड्रामा होता था। अब माधवी रोज की इस नाटक से तंग आ गई और वह
समय की प्रतीक्षा करने लगी। एक रात को वह किसी काम से अपने कमरे से बाहर निकली तो उसे अपनी जिठानी के कमरे से कुछ आवाज़ आ रही थी। माधवी उधर दीवार का सहारा लेकर सुनने की कोशिश करने लगी। उसने सुना कोई मर्द कह रहा है कि भाभी बस अब बहुत हो चुका, मुझे माफ़ कर दो, मैं अब तुम्हारे साथ यह सब करते हुए ऊब गया हूँ। जब तुम्हें ऐसा ही करना था तो मेरी शादी करके दूसरी औरत की ज़िंदगी क्यों खराब की है? मैं उसे आज सब सच बता दूंगा। मेनका बोली, देवर जी, मेरा नाम भी मेनका है। शायद तुमने मेनका की कहानी नहीं सुनी। उसने विश्वामित्र को भी अपने वश में कर लिया था। मेरे पास तुम्हारे ऐसे सबूत हैं जिनके सहारे मैं तुमको जेल करा सकती हूँ। बिक्रम बोला, इससे तो जेल ही ठीक रहेगी, तुम मेरी जेल करा दो। मेनका बोली, देखो देवर जी, ज़्यादा गर्म खाने से मुंह जल जाता है, ठंडी करके खाओ तब ठीक रहोगे। मेरी बात का ध्यान रखना, यदि तुम्हें उस कली का स्वाद चखने की इच्छा है तो मैं वह भी करवा दूंगी, लेकिन धैर्य रखो। इतना कहकर वह चुप हो गई। बहुत देर तक किसी की आवाज़ नहीं। अब माधवी की समझ में पूरी कहानी आ चुकी थी। अब माधवी यहाँ से निकलना चाहती थी। आज उसने विक्रम से बात करके फैसला करना था। वहीं रात के 12 बजे विक्रम नाटक करता आया। माधवी क्रोध से लाल हो रही थी। वह बोली, यह क्या है, रोज का नाटक बना लिया है। तुझे जब यही करना था तब शादी करके किसी की ज़िंदगी से खेलना ठीक था। मुझे आज सब मालूम हो चुका है जो तुम दोनों की खिचड़ी पक रही है। विक्रम बोला, कौन सी खिचड़ी पक रही है? माधवी बोली, मैंने सब सुन लिया है, मैं तुम दोनों की शिकायत जेठ जी से करूँगी। विक्रम बोला, कर देना, वह क्या कर लेगा, वो तो हिजड़ा है। यदि वह ठीक होता तो मुझे क्यों इस गंदी नाली में डूबना पड़ता। और विक्रम माधवी पर हाथ उठाने को तैयार हुआ, लेकिन माधवी ने उसका हाथ पकड़ लिया। किस हैसियत से मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की? मैं ये हाथ तोड़ना भी जानती हूँ। जो आदमी अपनी भाभी के साथ नाजायज़ संबंध रखता है, मैं ऐसे इंसान पर थूकती हूँ। और माधवी ने उसे धक्का देकर कमरे से बाहर कर दिया। इस तरह वह बाहर खड़ा होकर दरवाज़ा खोलने के लिए कहता रहा, परंतु उसने दरवाज़ा नहीं खोला। वह थक कर भाभी के कमरे में गया और वहीं सो गया। उसने अपनी भाभी से झूठ बोल दिया कि वह थक कर सो गई है, इसलिए सुन नहीं रही है। माधवी को उस रात नींद नहीं है। वह पूरी रात यही सोचती रही कि यह सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। अब उसने यह घर छोड़ने का पक्का इरादा कर लिया। माधवी ने रात को ही अपने मायके से मिले कपड़े बैग में रख लिए। सुबह होते ही उसका सामना उसकी जेठानी मेनका से हो गया। वह अपनी जेठानी से बोली, जीजी, मुझे आज ही अपने मायके जाना है और मैं आप सबको शांतिपूर्वक कह रही हूँ कि मुझे कोई भी रोकने की कोशिश मत करना। और क्यों जा रही हूँ इसका कारण आप अच्छी तरह जानती हो। यदि तुम में से किसी ने कुछ भी हंगामा करने की कोशिश की तो मैं अभी तुम सबकी इज्जत का ढिंढोरा पीटने में देर नहीं करूँगी। यदि तुम सबको अपनी इज्जत प्यारी है तो मुझे मेरे घर अभी छुड़वा दो। यदि तुम में से कोई तैयार नहीं है तो मैं अकेली चली जाऊँगी। मुझे सब पता चल गया यहाँ कौन क्या है। अब उसकी जेठानी सब समझ गई थी। उसने सोचा यदि इसने शोर मचाया तो सब इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अतः उसने विक्रम को जगाकर माधवी को उसके घर भिजवाने का प्रबंध कर दिया। रास्ते में विक्रम ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की और कहा कि तुम कुछ दिन वहाँ रहकर वापस आ जाना, इसके बाद सब ठीक हो जाएगा, मेरी बात पर विश्वास करना। माधवी उससे झूठी हाँ करती रही, क्योंकि उसे तो इस पिंजरे से किसी प्रकार आज़ाद होना था। कुछ समय बाद माधवी आज़ाद होकर अपने घर पहुंच गई। जब घर पर उसकी माँ ने उसे अचानक इस तरह आया हुआ देखा तो उनको चिंता हो गई, परंतु दामाद को साथ देकर उनकी चिंता कम हो गई। विक्रम वहाँ कुछ समय रुककर वापस लौट गया। इसके बाद उसकी माँ ने उससे इस तरह अचानक आने का कारण पूछा। तब माधवी अपनी माँ से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। सावित्री उसे चुप कराने की नाकाम कोशिश कर रही थी, परंतु माधवी चुप नहीं हो रही थी। वह लगातार रोए जा रही थी। माधवी ने अपनी ससुराल की पूरी घटना जब माँ को बताई तब माँ ने उसे ससुराल जाने से मना कर दिया। सावित्री ने जब पूरी घटना अपने पति को सुनाई तब वह बोले, अब माधवी अपने ससुराल नहीं जाएगी, हम उसका तलाक कराकर उसकी शादी दूसरी जगह कर देंगे। माधवी के पिता ने एक वकील किया और माधवी के ससुराल वालों पर दहेज व प्रताड़ना का केस डाल दिया।
कोर्ट में केस चला। कुछ समय में ही फैसला हो गया, माधवी का तलाक हो गया। अब उसकी मम्मी ने कुछ समय बाद ही उसकी दूसरी शादी करवा दी। माधवी की अब दूसरी शादी हो गई और वह अपनी नई ससुराल में आ गई। उसके पति का नाम नीरज था। नीरज एक ठेकेदार के साथ काम करता था। ठेकेदार के साथ काम करने से वह शराब पीना, जुआ खेलना, सभी कामों में निपुण था। माधवी को यहाँ आकर भी कोई भी प्यार के दो बोल बोलने वाला नहीं था। नीरज की शादी भी उसके दूर के चाचा चाची ने की थी। नीरज उनके पास रहकर ही बड़ा हुआ था। नीरज भी रात को शराब पीकर आता और सारी रात उसके साथ मारपीट करता था। अब माधवी को धीरे धीरे ये सब सहन करने की आदत सी बनती जा रही थी। माधवी ने इसे अब अपनी तकदीर ही मान लिया और किसी को भी इसके लिए दोष देना छोड़ दिया था। इसी दरमियान माधवी माँ बन गई। अब वह अपनी परेशानियों को भूलकर अपने बच्चे की परवरिश करने में लग गई। उसने अपने मुन्ने का नाम करण रखा और अब करण ही उसकी ज़िंदगी थी। माधवी ने अपनी ज़िंदगी में जितने दुख व अभाव देखे थे, वह उन सब से करण को दूर रखना चाहती थी। वह उसके दुखों में उसकी ढाल बनकर खड़ी हो जाती थी। करण भी अपनी माँ की आंखों से एक पल के लिए ओझल नहीं होता था। उसने अपनी माँ की उंगली पकड़कर चलना सीखा था। अब माधवी करण को ही देखकर जीती मरती थी। वही उसकी आँख का तारा था। करण अपने पिता से उतना प्यार नहीं करता था जितना वह माँ से करता था, क्योंकि वह उसे नीरज से दूर ही रखती थी। वह नहीं चाहती थी कि उसके ऊपर नीरज की बुरी आदतों का असर उस पर पड़े। नीरज को अपने बेटे से ज़्यादा लगाव तो शराब व जुआ खेलने से था। वो रात को देर से घर आता था और उसके जागने से पहले करण स्कूल चला जाता था। इससे उसे नीरज से मिले महीनों बीत जाते थे। एक बार करण का किसी बच्चे से झगड़ा हो गया था और उस बच्चे ने उसके सिर पर पत्थर मार दिया था। इससे करण के सिर से बहुत खून बह गया था। माधवी ही उसे अस्पताल लेकर गई थी। जब उसने नीरज को फ़ोन करके अस्पताल आने को कहा, परंतु वह अस्पताल नहीं आया था। माधवी ने ही अपना खून देकर उसे बचाया था। उस घटना ने माधवी को झकझोर दिया था। वह सोचने लगी थी कि यह कैसा पिता है कि उसका बेटा अस्पताल में जीवन मौत से लड़ रहा है, परंतु वह शराब के नशे में मस्त है। वह वहां आकर उसकी कुशलता भी नहीं जान सकता है। करण के ठीक हो जाने के बाद माधवी ने पहले कोई नौकरी देखी और जब उसे नौकरी मिल गई तब उसने नीरज से अलग रहने का निर्णय ले लिया। जब माधवी ने नीरज को छोड़कर अलग रहने का निर्णय ले लिया, उसे कुछ दिन तो कुछ परेशानी हुई, परंतु कुछ समय के बाद सब कुछ अच्छा होने लगा था। करण स्वस्थ होकर पुनः स्कूल जाने लगा था। माधवी ने अब परेशानियों से लड़ना सीख लिया था। अब वह तब कर खरा सोना बन चुकी थी। ईश्वर भी हर समय उसकी परीक्षा लेने के लिए तैयार ही रहता था। इसी बीच किसी ने आकर सूचना दी कि नीरज का एक्सीडेंट हो गया है और उसको बहुत चोट आई थी। माधवी शीघ्र ही उसे देखने अस्पताल पहुंच गई और नीरज की हालत पर रोना आ गया। अब वह माधवी का ही नाम ले रहा था। माधवी ने डॉक्टर से बात करके उसका अच्छा इलाज करने को कहा। माधवी ने अपने मालिक से बात की और नीरज के इलाज के लिए कुछ रुपए उधार मांगे। माधवी के मालिक ने उसे समझाया कि तुम्हें अपने ऊपर कर्जा नहीं करना चाहिए, क्योंकि नशा करने वाले व जुरारी कभी भी अपनी आदत नहीं भूल सकते। माधवी ने अपना फर्ज पूरा करते हुए नीरज का इलाज करवाया, परंतु जिसका डर था वही हुआ। नीरज पर ठीक होते ही अपनी पुरानी आदतें हावी होने लगी। अब माधवी के घर महफिल जमने लगी। माधवी इससे परेशान रहने लगी। उसने नीरज को बहुत ही प्यार से समझाने की कोशिश की, परंतु नशा करने वाला व जुआ खेलने वाला प्यार की भाषा नहीं समझता है। एक दिन तो नीरज ने माधवी को अपने दोस्त के साथ संबंध बनाने को कहा। यह सुनकर माधवी ने नीरज को समझाया, परंतु वो तो अपनी जिद पर था। माधवी ने उसको कल तक सोचने का वादा कर दिया। दूसरे दिन जैसे ही उसके यहाँ उसके दोस्त का आना आरंभ हुआ, उसी समय उसने पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस ने उनको जुआ खेलते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। अब माधवी उस शहर को छोड़कर दूसरे शहर में चली गई। वहाँ पर उसकी मुलाकात अपनी स्कूल की सहेली पल्लवी से हुई। उसकी सहेली ने उसका हाल पूछा। पल्लवी, मैं तुझे अपने अधूरे जीवन की दास्तान कहाँ से सुनाना आरंभ करूँ? तू यह सब नहीं समझ सकती है, क्योंकि तू सुहागन है और मैं सुहागिन होकर भी विधवा हूँ। तो इस समाज को मेरी नज़र से देखेगी तब पता चलेगा तुझे अच्छा पति और अच्छी सास मिली।
मेरा जीवन उस फोड़े की तरह असहनीय है जिसे फोड़ने पर भी दर्द होगा और बिना फोड़े भी दर्द होगा। ये कहते हुए माधवी के अंदर भरा हुआ असहनीय दर्द का लावा फूट पड़ा। पल्लवी ने उसे शांत करने की कोशिश की, परंतु वह चुप नहीं हो रही थी। वह लगातार रोए जा रही थी। माधवी अपनी पूरी दुख भरी कहानी सुनाई, जिसे सुनकर पल्लवी भी एक बार बुरी तरह दुखी हो गई और बोली, माधवी, तूने इतना सब कुछ सहन किया, मैं तो सहन नहीं कर पाती। तो यह सब कैसे सहती रही? माधवी बोली, पल्लवी, वक्त सब कुछ सहना सिखा देता है। मैंने तो कभी अच्छा वक्त देखा ही नहीं। मेरे इस जीवन में कभी खुशियों वाला बसंत आया ही नहीं। मुझे इस नन्ही सी जान के कारण जीना पड़ा है। मैं अब इसके लिए ही जी रही हूँ। इसको बड़ा आदमी बनाऊंगी। इस तरह माधवी इस समाज द्वारा ठुकराई हुई सुहागन होने के बाद भी विधवा की तरह जीती रही।